नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। ये टॉपिक जूलॉजी और बॉटनी दोनों में कॉमन है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इस शब्द को किसने दिया था, इकोलॉजी की प्रमुख शाखाएं ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, इसके साथ साथ इकोलॉजी की तमाम सहायक ब्रांचेज क्या हैं। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। फिर इसके बाद हम लोग अलग अलग वीडियो में इसके एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो इकोलॉजी है या जिसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी, इसका मीनिंग क्या, अगर हम लोग सिंपल में ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इस परिभाषा को E.P. ओडम साहब ने दिया था कि नेचर के या अपने जो कि प्रकृति के उसकी संरचना का और कार्य का अध्ययन करना, या ये हम कहें कि जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं, मतलब जैविक और अजैविक जो मतलब कारक हैं, उनके बीच क्या रिलेशन है, एक दूसरे का किस पे क्या प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे का किस पर निर्भरता ज़्यादा या कम है, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, जो कि पारिस्थितिकी। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच क्या जो कि इंटर रिलेशनशिप है, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। अब टॉपिक हम लोग आते हैं। देखिए, इकोलॉजी या जो मतलब पारिस्थितिकी है, अगर इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है ओइकॉस, जिसका मीनिंग होता है होम, और लॉगस जिसका मीनिंग क्या है, स्टडी। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि शाब्दिक अर्थ ये हो गया कि जो कि इकोलॉजी का मीनिंग कि हम लोग जो बायोटिक फैक्टर हैं उनके होम का अध्ययन करना है। मीनिंग ये हो गया कि जो अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पेड़ पौधों की स्पीसीज है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनको किस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए, कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर कारक हैं जो उनके ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इनका अध्ययन करना या इनके होम का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी। अब टर्म की बात करें तो टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई, इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले जो कि प्रपोज किया था एक जो कि जूलॉजिस्ट थे, रीटर जिसका नाम था, इन्होंने इस शब्द को 1865 में दिया था। और इसके बाद एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल, एक जर्मन जो कि बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1869 में इकोलॉजी शब्द को दिया था। कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ कि जो रीटर साहब थे, इन्होंने सबसे पहले 1865 में इकोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी दिया था, लेकिन इसका यूज करने का जो श्रेय है तो अर्नेस्ट हैकल को है, जो जर्मन बायोलॉजिस्ट है, इन्होंने जो कि 1869 में इसका यूज किया था। अब इसको हम लोग परिभाषा जानना चाहें, सिंपल सी परिभाषा, तो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया, इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच क्या इंटर रिलेशनशिप है उसका अध्ययन करता है। या ये हम कहें कि जो बायोटिक फैक्टर है और एबायोटिक फैक्टर है वो आपस में किस प्रकार से कंसर्न है, आपस में कैसे एक दूसरे पर जो निर्भर है, इसी का अध्ययन किस में करते हैं, इकोलॉजी में करते हैं। एक परिभाषा और E.P. ओडम साहब ने दिया था कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, मतलब कि नेचर के संरचना का और उसके कार्य का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इस परिभाषा को 1963 में E.P. ओडम ने दिया था। अब दो प्रश्न बहुत कॉमन है, फादर ऑफ इकोलॉजी और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो अभी अगर प्रश्न पूछा जाए कि फादर ऑफ इकोलॉजी, तो अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट साहब हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा जाए पूरे विश्व में
तो उसमें अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी पूछा जाए तो जो कि प्रोफेसर आर मिश्रा या रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर आर मिश्रा या रामदेव मिश्रा, इनको हम फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से जानते हैं और अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है कि इकोलॉजी की प्रमुख ब्रांचेज अगर हम लोग देखें या उसका प्रमुख सब डिवीज़न क्या है, तो इसके प्रमुख सब डिवीज़न ज़्यादातर किताबों में दो दिया हुआ है, ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। देखिए ऑटो इकोलॉजी का मीनिंग ये हो गया कि बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज या उसके पॉपुलेशन का और इन्वायरमेंट के बीच क्या रिलेशन है उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी। से बताया गया कि स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज एंड इट्स इन्वायरमेंट, मतलब किसी एक स्पीसीज या उसके पॉपुलेशन का और इन्वायरमेंट के बीच क्या अंतर संबंध है या उनका एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑटो इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया कि कई स्पीसीज का या ये कहें कि कम्युनिटी का और उसके इन्वायरमेंट के बीच क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये क्या कहलाता है, सिन इकोलॉजी। मीनिंग क्या हुआ कि स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी एंड देयर इन्वायरमेंट। तो जो ऑटो इकोलॉजी है उसको हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, कई जगह टर्म यूज किया है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी पूछा जाए तो सेम मीनिंग वही है कि इकोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम लोग किसी एक स्पीसीज के पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट के बीच अध्ययन करते हैं, और सिन इकोलॉजी को कम्युनिटी इकोलॉजी टर्म भी यूज करते हैं। मीनिंग क्या गया कि एक कम्युनिटी मतलब कई सारी स्पीसीज और इन्वायरमेंट के बीच क्या संबंध है उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, सिन इकोलॉजी में करते हैं। अब इसके बाद इकोलॉजी के कुछ प्रमुख अन्य ब्रांचेज भी हैं जो कि एग्ज़ाम में वाइवा में पूछता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए अब इसमें अदर ब्रांचेज जो हैं इसमें इकोलॉजी क्या हैं, तो पहला जिसमें है कि मुख्य रूप से इतनी ब्रांचेज हैं, 6 ब्रांचेज, जिनमें सबसे पहला है हैबिटाट इकोलॉजी। अब नाम से स्पष्ट है, हैबिटाट इकोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का अध्ययन उसके हैबिटाट के बेसिस पे करते हैं कि वह किस प्रकार की इन्वायरमेंट में कहाँ पाया जा रहा है। तो क्या लिखा गया कि स्टडी ऑफ हैबिटाट एंड देयर इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म, मतलब हैबिटाट इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसके हैबिटाट का क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसको फिर 3 सब ब्रांच में जो डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। तो टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया कि इसमें हम लोग जो है कि टेरेस्ट्रियल या स्थलीय जो ऑर्गेनिज्म है उनका अध्ययन करते हैं या और उनके इन्वायरमेंट के बीच। फ्रेश वाटर इकोलॉजी का मीनिंग हो गया कि जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है उनका और उनके इन्वायरमेंट के बीच अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेश वाटर इकोलॉजी हम लोग लिम्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, मीनिंग कि फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म है और उनके इन्वायरमेंट के बीच क्या रिलेशन है। और अगला है मैराइन इकोलॉजी या ओशियानो इकोलॉजी बोलते हैं। तो मैराइन इकोलॉजी का मीनिंग हो गया कि जो मैराइन एनिमल है या जो समुद्री ऑर्गेनिज्म है उनका और उनके इन्वायरमेंट के बीच जो है। मीनिंग क्या हो गया, जैसे अगर जो कि टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी है तो यहाँ पे क्या है कि जो मतलब टेरेस्ट्रियल एरिया है वो उनका हैबिटाट है, यहाँ पे फ्रेश वाटर उनका हैबिटाट है, और यहाँ पे क्या है, मैराइन वाटर उनका हैबिटाट है। तो उन ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के बीच क्या अध्ययन है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। ये तीनों किस में आते हैं, हैबिटाट इकोलॉजी में आएगा। दूसरा है इकोसिस्टम इकोलॉजी। देखिए इकोसिस्टम इकोलॉजी का मीनिंग ये हो गया कि इकोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम लोग 3 चीज़ों के बीच अध्ययन या इंटर रिलेशनशिप को अध्ययन ज्ञात करते हैं। क्या क्या, ए बायोटिक और फ्लो ऑफ एनर्जी। मीनिंग क्या हो गया कि स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ए बायोटिक फैक्टर एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। मीनिंग ये हो गया कि इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर
और उसके बीच एनर्जी फ्लो कैसे होती है, उसका अध्ययन जो है कि हम लोग किस में करते हैं, जो कि इकोसिस्टम इकोलॉजी में। नेक्स्ट आता है जीन इकोलॉजी। देखिए नाम से स्पष्ट है कि इकोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पीसीज का अध्ययन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक वेरिएबिलिटी के आधार पर करते हैं। मीनिंग ये होगा जैसे एक जगह बहुत सारी स्पीसीज हैं, प्लांट की हैं, एनिमल की हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हैं, तो कुछ स्पीसीज क्या होती है उनके अंदर बेटर एडाप्टेबिलिटी होता है, कुछ स्पीसीज के अंदर बेटर एडाप्टेबिलिटी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों, इसका कारण यही है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब हर स्पीसीज का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर उनके अंदर जो एडाप्टेबिलिटी का गुण होता है वह अलग अलग होता है। तो इसमें क्या बताया गया, स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन रिलेशन टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी। मीनिंग अलग अलग स्पीसीज के बीच जेनेटिक जो मतलब वेरिएबिलिटी भिन्न क्यों होती है, तो इसका कहा जेनेटिक कारण, क्योंकि हर स्पीसीज का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से उसकी वेरिएबिलिटी अलग होती है। अब अगला है पैलियो इकोलॉजी। देखिए यह इकोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट और उसके पास्ट के बीच अध्ययन का क्या बताया गया, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इन दी पास्ट। उसके बीच जो है कि तो पास्ट में जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है और कोई जो उसका इन्वायरमेंट है, तो उस ऑर्गेनिज्म का और उसके इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव था। जैसे कोई स्पीसीज है तो वह विलुप्त हो गई, तो क्यों विलुप्त हो गई, कोई स्पीसीज है अगर वो बहुत डोमिनेट किसी पर्टिकुलर एरिया में हुई तो क्यों हुई, ये जो पूर्व के समय बीत चुकी हैं। तो वर्तमान में हम ये अध्ययन करते हैं कि पूर्व में अगर कोई स्पीसीज गायब हुई तो क्यों गायब हो गई, कोई स्पीसीज अगर बहुत डोमिनेट हो गई तो क्यों डोमिनेट हो गई। इसका मतलब क्या आ गया कि पास्ट में किसी स्पीसीज और उसके इन्वायरमेंट के बीच का अध्ययन करके जानते हैं कि उस समय का इन्वायरमेंट उस स्पीसीज के अगर अनुकूल था तो स्पीसीज डोमिनेट हुई, अगर उसके अनुकूल नहीं था तो स्पीसीज का धीरे धीरे विलुप्त हो गई या गायब हो गई। अगला पॉइंट आता है सिस्टम इकोलॉजी। देखिए सिस्टम इकोलॉजी का मीनिंग ये हो गया कि इसमें हम इकोलॉजी का अध्ययन जो है कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट पे करते हैं। मीनिंग इसमें क्या बताया गया कि प्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल, मतलब मैथमेटिकल प्रिंसिपल को बेसिस मान करके जो है कि इकोलॉजी का अध्ययन करना और उसके डाटा को रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट आता है एप्लाइड इकोलॉजी। तो एप्लाइड इकोलॉजी में हुआ कि जो अलग अलग जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं वो मनुष्य के वेलफेयर में, मनुष्य के कंसर्न में उसका क्या प्रभाव या क्या लाभ या क्या नुकसान है। तो इसमें बताया गया कि एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ह्यूमन वेलफेयर के संबंध में जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं उनका क्या बेनिफिट्स है या उनका क्या नुकसान है। और लास्ट है जो यहाँ बताया गया है, तो इस सेम अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि ऑटो जो इकोलॉजी है तो उसको कहीं के हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी भी बोलते हैं, और जो सिन इकोलॉजी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं। तो इसका मीनिंग यही है कि ऑटो इकोलॉजी में हम लोग किसी एक स्पीसीज का या एक स्पीसीज के जितने पॉपुलेशन है उनका अध्ययन करते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहते हैं। और सिन इकोलॉजी में हम लोग एक कम्युनिटी का अध्ययन करते हैं या कई सारे स्पीसीज के पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए इसको कम्युनिटी इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इकोलॉजी की डिफिनीशन है, परिभाषा क्या हो गई। तो हम लोग 2-3 परिभाषा पढ़, जिसमें सबसे सिंपल यही है कि नेचर के स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है, या बायोटिक ए बायोटिक जो फैक्टर है उसके इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जो कि इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी का अगर वैसे देखा जाए तो इसमें 2 प्रमुख ब्रांचेज हैं, ऑटो इकोलॉजी जिसको हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहते हैं, और दूसरा सिन इकोलॉजी और जिसको हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं। तो पॉपुलेशन या ऑटो का मीनिंग क्या है, जिसमें हम एक स्पीसीज या एक स्पीसीज के पॉपुलेशन जो उसका अध्ययन करते हैं। सिन इकोलॉजी में कई सारी स्पीसीज या एक कम्युनिटी का उसके इन्वायरमेंट के बीच हम लोग अध्ययन करते हैं। अब इसमें 2-3 जगह टर्म आया कि बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर। तो ए बायोटिक मतलब अजैविक फैक्टर जो निर्जीव कारक हैं,
और बायोटिक का मतलब क्या आ गया, जो कि सजीव। तो एबायोटिक फैक्टर को हम लोग देखें तो एयर है, लाइट है, सॉयल है, वाटर है, एक एबायोटिक है। और बायोटिक फैक्टर में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या है, वह जो है कि बायोटिक फैक्टर में आते हैं। और फिर इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, दो जो कि कैटेगरी है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में स्पेशली क्या है, जो प्लांट हैं वो आ जाते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक में क्या है, एनिमल हैं। अब इस हेटेरोट्रॉफिक में जो एनिमल हैं, अब इनको जो है कि ये किस प्रकार से एनर्जी प्राप्त करते हैं, कैसे एक दूसरे पे जो कि निर्भर हैं, उस आधार पे इनको फिर जो है कि मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर अलग अलग ग्रुप में जो कि डिवाइड किया गया है। तो इन सब बारे में हम लोग जो है कि फिर नेक्स्ट या आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, दो एक चीज़ और इसमें कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है लिम्नोलॉजी करके जो है, और ओशियानोलॉजी। तो ये जो तीन हैं, ये तीन किस्में हैबिटाट इकोलॉजी में। हैबिटाट इकोलॉजी की मीनिंग यही बताया गया कि इकोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसके हैबिटाट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो पहला बताया गया टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, इसमें हम लोग टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एनवायरनमेंट के बीच अध्ययन करते हैं। फ्रेश वाटर जो इकोलॉजी में जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और उनके एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करते हैं। और मैराइन इकोलॉजी या ओशियानोलॉजी में जो मैराइन ऑर्गेनिज्म है और उनके एनवायरनमेंट के बीच उन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन जो है कि करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आपके मन में है या आप लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो उसको भी आप लोग कमेंट जो करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो कि अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे क्या हो कि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे और हम इसी तरह का वीडियो सरल भाषा में आप लोगों के लिए बनाते रहें। धन्यवाद।